हाँ जी बेटा। होमवर्क था क्या कुछ? एक ही था क्या? छोड़ो उसको, छोड़ो। चलो एक और न्यूमेरिकल लिखो, एक लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद थ्योरी है, ठीक है? लिखवाऊं? लिखो। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल is uniformly charged. A conducting spherical shell is uniformly charged by charge density, is uniformly charged by charge density sigma, is uniformly charged by charge density sigma coulomb per meter square, coulomb per meter square, sigma coulomb per meter square. A tiny hole, a tiny hole is created, a tiny hole is created in the surface of shell, a tiny hole is created in the surface of shell, a tiny hole is created in the surface of shell, then find electric field, then find electric field in the hole, then find electric field in the hole, then find electric field in the hole. बोलो करें स्टार्ट? एक बार सवाल पढ़ो, मैं समझाता हूं फिर आप लोग। अच्छा सवाल है, स्टार मार्क करना। हाँ बिल्कुल वही है। अच्छा बेटा, सॉलिड है या हॉलो है? हाँ, कैसे पता? शेल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कोई समस्या है? इसमें से कहा गया है कि छोटा सा ऐसा काट दो। अब जो छोटा सा ऐसा काटोगे, क्या वो देखने में सर्कुलर होगा? आप सोचिए, आपके पास एक टमाटर है, टमाटर में से एक स्लाइस काट दो, ऊपर से एक स्लाइस काट दो, तो स्लाइस आपको कैसे दिखाई देगी? राउंड सर्कल दिखाई देगी ना? तो ये सर्कुलर आपको दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा? सर्कुलर। तो मैं यहां आपको वो दिखा रहा हूं। तो इस तरह से मान लीजिए वो अपने पास में स्फीयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस तरह से स्फीयर बनाया अपन ने, और स्फीयर का कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया। वो टाइनी है लेकिन मैं दिखा बढ़ा रहा हूं उसे यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो वो छोटा सा हिस्सा हमने काट के निकाल दिया, ठीक है जी बेटा? ये वो हिस्सा है जिसको आपने काट के निकाला। अच्छा, इस पर कुछ चार्ज है कि नहीं है? है। और जो हिस्सा कट के निकला है, क्या उस पर भी कुछ चार्ज होगा? और दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? सेम। इसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस पर भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और ये भी क्या है? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपसे कहा गया कि इसे काटने के बाद में जो खाली जगह बची है, वहां एक पॉइंट पी है, वहां एक पॉइंट पी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इस खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बोलो चालू करें। अच्छा सोच, अगर तू इसको वापस यहां पे रख देगा, इस ढक्कन को वापस तू यहाँ पे रख देगा, कैप हो गया ना, ढक्कन हो गया इसका, वापस यहाँ पे रख देगा, तो क्या तुझे पॉइंट पी यहाँ कहीं दिखाई देगा? अरे बोलो, नहीं दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा। अब सोच, ये पॉइंट पी इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। कहाँ है? इनसाइड। तो एट पॉइंट पी, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? एट पॉइंट पी। तो बता, पॉइंट पी इनसाइड है ना? बोलो। और हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। बोलो होती है। तो बताओ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? पक्का? लेकिन जब तुमने इसे काट के निकाल दिया, अलग कर दिया, तो इस मोमेंट पर फील्ड 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। बोलो क्लियर है? ये जो पार्ट बच गया उसको नाम देता हूं मैं 2, और जो ये काट के निकाल दिया उसे नाम देता हूं मैं 1। क्या ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो मिसिंग चार्ज वाला था? वो हेक्सागन वाला सवाल याद करो।
जिसमें अगर 6 के 6 चार्ज रखे होते हैं तो सेंटर में फील्ड होती है 0, लेकिन अगर 5 होते हैं तो 0 नहीं होती है, और उन पांचों की फील्ड उतनी आती है जितना वो छठा अकेला बना था, याद है? तो यहां पर जब ये सारा का सारा सिस्टम था तब तो फील्ड कितनी आ रही थी 0, लेकिन जैसे कुछ काटते हैं तो फील्ड क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। बोलो मानते हो? और हम यहां से ये बात भी आराम से समझ चुके होंगे कि जितनी फील्ड ये बनाएगा उतनी फील्ड ये बनाएगा। अब तुझे ऐसे बोला है ना कि मतलब पॉइंट पी पे फील्ड निकालो, तो पॉइंट पी पे फील्ड देगा कौन? जो कट गया वो देगा या जो बचा है वो देगा? तो तेरे से एक्चुअली वो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि बचे हुए पार्ट की फील्ड निकालो। तो मैं बचे हुए पार्ट की निकालू या कटे हुए पार्ट की निकालू? बात तो एक ही है। नहीं आया? आ गया। अब जैसे कि आप कह रहे हो कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, जैसे ही मैं इसके उसके ऊपर रख देता हूं, बता फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। बोलो मानते हो? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 बोथ आर इक्वल, सॉरी, उनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई सोचो ना, वो हिस्सा ये रहा जिसको आपने काट के निकाला, वो हिस्सा ये रहा। जब आप इसको यहाँ रख देते हो तो ये दोनों मिलके यहाँ पे फील्ड कितनी कर देते हैं, 0। तो इसका मतलब 1 ने भी कुछ फील्ड दी होगी, 2 ने भी कुछ फील्ड दी होगी, और दोनों का सम कितना हो गया, 0। आया? तो बता E2 बराबर क्या है, -E1। ये बात तो क्लियर है? ये हम तीसरी बार कर रहे हैं एक तरह से ये सवाल। पहले मैंने इस हेक्सागन में कराया, फिर मैंने रिंग में कराया था, एक रिंग में, और आज शेल में करा रहा हूँ। ठीक है जी, ये समझ में आया तेरे को? अब मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब तू इस हिस्से को अपनी जगह पे वापस रख देता है, यहां कहीं रख देता है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है क्या इसके बहुत पास में आ जाता है? अरे बोलो, आता है कि नहीं आता? इस पॉइंट पी से देखने पर, इस पॉइंट पी से देखने पर क्या ये जो सरफेस है बहुत बड़ा दिखाई देता होगा? तो क्या इनफाइनाइट लॉन्ग दिखाई देता होगा? दिखता होगा। तो ये ऑब्जेक्ट अपना कैसा बच गया, इनफाइनाइट लॉन्ग। है टाइनी, है बहुत छोटा, लेकिन सोचो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये बहुत बड़ा, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग। बोल आया? अब बता, इसके एक तरफ चार्ज है या दोनों तरफ? एक तरफ। सिर्फ ऊपर ऊपर ही तो चार्ज है। अरे शेल में से काटा है ना तूने तो शेल में सिर्फ ऊपर ऊपर ही तो चार्ज था। तो एक तरफ चार्ज है तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, शीट या प्लेट? दोनों तरफ होता तो? एक तरफ है तो शीट, तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की तरह ये काम करेगा। बोलो सही है? और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी जानते कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। होती है कि नहीं होती है? होती। पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे या टूवर्ड? अवे होगी। और परपेंडिकुलर होगी, अवे एंड परपेंडिकुलर। तो पता है इसकी फील्ड दिखा सकता है तू? इसके कारण पॉइंट पी पे फील्ड के नीचे की तरफ ऐसे दिखाएगा। इस फील्ड का वैल्यू E1, E1 का वैल्यू बता क्या लिखेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। बोलो क्लियर है? नहीं आया? आया? तो बता, पॉइंट पी पर क्या E2 भी अपनी फील्ड दे रहा होगा, और उसकी फील्ड क्या होगी, अपवर्ड होगी ना। और वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डाउनवर्ड की अपवर्ड? अपवर्ड्स। तभी तो दोनों की फील्ड मिलके कितना देगी, 0। अभी भी नहीं आया। सो आंसर इज व्हाट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? टूवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर। अब यही सवाल अगर नेगेटिवली चार्ज का होता तो टूवर्ड सेंटर। चार्ज के नेचर के हिसाब से अपना आंसर बदला जा सकता है। बोलो क्लियर है? ये समझ में आया तेरे को? रॉकेट साइंस नहीं है। अब तो क्लियर है सभी को? जितना वो कटा हुआ पार्ट देगा उतना ये बड़ा पार्ट देगा। तो मैं कटे हुए पार्ट का निकाल लेता हूं। मुझे वो कटा हुआ पार्ट कैसे दिखाई देता है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की तरह। बोलो क्लियर है? दैट्स इट। बस उसका फॉर्मूला लगाया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो ये भी कितना, बस डायरेक्शन का अंदर है। इज इट क्लियर ना? नोट कर लो।
अब सोचो ना, अगर आप इसको वापस इसी जगह रख दोगे तो नेट कट के कितना हो जाएगा, 0। एक ढक्कन की तरह हो गया नहीं है, जैसे रख दोगे नेट कितना हो जाएगा, 0, हटा देते हो तो नॉन जीरो। इसका आंसर क्या होगा, 0 या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अरे भाई क्या खा के बैठा है कुछ, क्या आंसर होगा इसका, 0 होगा क्या? आपके रेस में ही एक्चुअली क्वेश्चन, रेस में क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हाँ जी बेटा, हो गया, जल्दी से नोट करो। सो आंसर विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विद डायरेक्शन बोलेंगे तो अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अपवर्ड्स कह दो, जो भी है। आगे बढ़े, तो ये थी सारी बातें गॉस लॉ से रिलेटेड। अब हमारा गॉस लॉ समाप्त हो चुका है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फ्लक्स देख लिया, हमने फोर्स देख लिया, मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। किस तरफ, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में कहेंगे ईपीई। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में क्या कहेंगे, ईपीई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में क्या कहेंगे, ईपीई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा, ईपीई। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा है? चलिए उसी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उन सब चीजों को हम रिवाइज करते हैं वन बाय वन। सो प्लीज सामने देखेंगे और बोलेंगे, ठीक है, बताते जाने के एक पॉइंट। बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 बाय, अच्छा ये जो फोर्स है क्या आर स्क्वायर के इनवर्स होता है, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात ये होती है कि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। किस पर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर, कि व्हाट इज योर इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज योर फाइनल पॉइंट, इसी से डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, ये जैसे मान लीजिए डस्टर यहाँ रखा हुआ है, ओके, डस्टर पे क्या अभी ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जो लग रहा है क्या वो कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? अब मान लीजिए मुझे कहा गया कि इस डस्टर को यहां से उठा के एच हाइट पे ले जाना है, कहां ले जाना है, एच हाइट पे। जब मैं इसे एच हाइट पे लेके जाऊंगा तो क्या मैंने कुछ वर्क किया, एट द सेम टाइम ग्रेविटी भी कुछ वर्क कर रही है। ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। बोलो क्लियर है। अगर मान लो मैं से एच हाइट उठा देता हूं, कितनी हाइट, एच हाइट, तो बताओ ग्रेविटी का वर्क डन mgh प्लस माइनस, माइनस mgh। इज इट क्लियर? अब इसमें आप चाहे से इसे सीधे सीधे लेके जाओ या जिगजैग में लेके जाओ या घुमा के लेके जाओ या यहां से घुमा के लेकर आओ, कैसे भी लेके जाओ, क्या वर्क डन सेम ही आएगा? बिकॉज दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये खास बात होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। लेकिन उसके उल्टे अगर अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, जैसे कि फ्रिक्शन, इसकी बात करें,
फ्रिक्शन का कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो फ्रिक्शन का वर्क डन के पाथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक बॉक्स को लेके जाना है। किसको लेके जाना है? एक बॉक्स को। और बॉक्स को से धक्का देते हुए घिसते हुए लेके जाना है। तो सोचिए क्या यहां से यहां का वर्क डन हर रास्ते में सेम होगा क्या? अगर मैं डायगोनल लेके जाऊंगा तो कुछ और वर्क डन आएगा, अगर मैं ऐसे घुमा के लेके जाऊंगा तो कुछ और वर्क डन आएगा। अरे बोलो आएगा। इसका मतलब जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर गया वो तो कैसा? नॉन कंजर्वेटिव। और जिसका नहीं किया कंजर्वेटिव। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? बोलो मानते हो? अब जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो क्या हम उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका मतलब मैं ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करता हूं। और आपने पढ़ा भी होगा। अरे पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी? बिल्कुल वही पोटेंशियल एनर्जी की हम चर्चा कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या एक एब्सोल्यूट टर्म है या रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है? चलो चेक करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अभी डस्टर यहां रखा हुआ है, इसे आप रेफरेंस मान लीजिए। क्या मान लीजिए? रेफरेंस। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 पक्का। अब मान लो मैं इसे h हाइट पे ले जाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो अभी कितनी आई? mgh। यहाँ की कितनी थी? 0। अब एक काम करो, तुम रेफरेंस मान लो ग्राउंड पे। क्या मान लो? ग्राउंड पे। और यहां तक की ऊंचाई मान लो h। और ये भी कितना? h। तो बता ग्राउंड पे कितनी? यहां, यहां। तो तुमने देखा कि इसी पॉइंट की एनर्जी एक बार तो क्या आ रही थी? mgh। एक बार क्या आ गई? हो सकता है कि कोई और कोई दूसरा रेफरेंस मान लेता। तो क्या रेफरेंस पॉइंट के बदलने से इस पॉइंट की एनर्जी चेंज हो रही है? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो रेफरेंस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इज ए रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या वो भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है? चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ की एनर्जी कितनी मानी थी तुमने शुरू में? 0 मानी थी। यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की चेंज कितना? चेंज कितना? अब एक काम कर, तू ग्राउंड पे रेफरेंस मान। कहा मान? अगर ग्राउंड पे रेफरेंस है तो यहाँ की एनर्जी, तो यहाँ की ये 2 mgh ये mgh, डिफरेंस कितना? तो क्या दोनों ही केस में डिफरेंस सेम आ रहा है? तो जरा सोच के बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं करता। तो चेंज डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी करती है। इसीलिए ज्यादा अहमियत किसकी होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। क्योंकि सोचिए मुझे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए कहा जाए तो कोई बोलेगा सर mgh है, कोई बोलेगा 2 mgh, कोई 3 mgh बोल दे, तो ये तो गड़बड़ वाला काम है ना। इसीलिए हम नॉर्मली किस चीज की बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा क्या डिफाइन किया जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रहे पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टर्म है या एब्सोल्यूट टर्म है? रिलेटिव टर्म। क्या ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? एब्सोल्युटली नहीं बता सकते कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना ही होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? क्या कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव से आती है या मोशन से आती है? कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव से। किससे आती है? कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव। मान लीजिए अगर मैं इस डस्टर को यहीं रखता और ऐसे ऐसे चलाता तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता क्या? लेकिन अगर मैं डिस्टेंसेस चेंज करता हूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब मोशन हो या जब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन होती है या सिस्टम के लिए? सिंगल बॉडी के लिए कभी नहीं होती। यहाँ पे मेरी बात को समझो। वास्तविकता में यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डस्टर की नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं डस्टर प्लस अर्थ। ये वो सिस्टम है जिसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। आप ध्यान से सोचो, क्या इस डस्टर पर ग्रेविटी नीचे लग रही है? क्या इस ग्रेविटी के अगेंस्ट ही मैं से उठा रहा हूं? क्या मेरा वर्क डन ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी की फॉर्मेट में? तो जरा सोचिए ना, मुझे वर्क करना क्यों पड़ा? क्योंकि नीचे क्या था? ग्रेविटी लग रहा था, उसके अगेंस्ट मैंने काम किया ना। जब मैं काम करूंगा, मैं क्या हूं? एक्सटर्नल या सिस्टम? एक्सटर्नल। अगर मैं काम करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। अगर मैं थक जाऊंगा तो मेरी एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी सिर्फ? तो अगर मेरी एनर्जी घट गई तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई यार। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब कभी एक्सटर्नल वर्क करेगा, कौन वर्क करेगा? एक्सटर्नल वर्क करेगा, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अरे बोलो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव? और अगर मान लो सिस्टम खुद काम करने लग जाए तो? सिस्टम खुद काम करेगा तो सिस्टम थकेगा ना। अरे सिस्टम खुद काम करेगा तो सिस्टम थकेगा। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? तो प्लस डेल्टा यू या माइनस डेल्टा यू? बोलो क्लियर है? लेकिन इसमें एक ग्लिच है, एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम समझते हैं अभी क्या। अच्छा आपने ये भी तो सुना होगा ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो एक्चुअली में ये जो इक्वेशंस लिखी है कौन से फोर्सेस के लिए है?
कंजर्वेटिव के लिए। और वैसे भी याद रखो डेल्टा यू कौन से फोर्सेस के लिए आता है? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। बोलो मानते हो? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप ये जानते हो कि जब भी हम वर्क करते हैं और हमारा वर्क जब सिस्टम के पास जाता है तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में जाए, वो काइनेटिक के फॉर्मेट में जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे एक बॉल को एच ऊंचाई पर फेंकना है, एक छत पे फेंकना है। तो अगर मुझे बॉल को उस एच ऊंचाई तक पहुंचाना है तो दो तरीके हैं। या तो मैं धीरे 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 बॉल को 1 साल के अंदर ऊपर तक पहुंचा दूं, बड़ा धीरे धीरे चल के गया, तो उस सिचुएशन में सिर्फ बॉल क्या गेन करेगी? हाइट। काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव हम नहीं मानेंगे क्योंकि 1 साल में आप छत तक गए हो। अरे समझो यार, तो क्या उसकी वेलोसिटी नेक्स्ट टू जीरो ही थी? मानते हो? और दूसरा तरीका क्या है कि फेंक दो से। अगर आप फेंक दोगे तो उसमें आपने काम किया। अरे क्या किया? आपने काम किया तो आपकी एनर्जी कम हो गई, लेकिन सिस्टम की। अब क्या सिस्टम ने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गेन करी? क्या क्या बॉल ने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गेन करी? क्या हाइट गेन कर रही है क्या बॉल? उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी भी है? तो अगर आप बॉल को एनर्जी दे रहे हो तो देर आर टू वेज। या तो पहला तरीका ये है कि सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल में। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा पोटेंशियल थोड़ा काइनेटिक। बोलो। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन लिखना चाहते हो तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रखा गया है? 0। बोलो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क डन टोटली किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल में। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहे। बोलो क्लियर? सब चीजों को एक बार वापस से वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव। क्या पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म? क्या ये रेफरेंस पे डिपेंड करती है? क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? वो रेफरेंस पे डिपेंड। बोलो बात क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन हुई कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बोलो क्लियर है? किस पे डिपेंड करता हो? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। बोलो क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क डन टोटली किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल में। तो आपको क्या 0 रखना पड़ेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी क्या एक पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है, सिस्टम के लिए? सिस्टम में एटलीस्ट कितनी बॉडी चाहिए? 2। एटलीस्ट 2 तो चाहिए चाहिए। नहीं आया? पोटेंशियल एनर्जी किस चीज में बदलाव से आती है? वेलोसिटी में या कॉन्फ़िगरेशन में? कॉन्फ़िगरेशन में जब जब बदलाव होगा क्या तब तब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी? बोलो मानते हो? क्लियर है? समझ में आता है? अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क टोटली कन्वर्ट हो जाए किसमें? पोटेंशियल में, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रखना होगा। और ये कैसे हो सकता है? बहुत मतलब उस पार्टिकल को आप कैसे चलाओ? स्लोली स्लोली, धीमे 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 धीमे। बोलो क्लियर है? इसको 4 बार बोल लो, गाना बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? अरे नहीं आया? क्लियर है? तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट। Potential energy is defined for conservative forces. 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 दूसरा पॉइंट, potential energy depends on reference position. Potential energy depends on reference position. Potential energy depends on reference position. अगला पॉइंट, potential energy, sorry, change in potential energy. Change in potential energy is independent of. Change in potential energy is independent of. Change in potential energy is independent of. Independent of what? Reference position. Change in potential energy is independent of reference position. Change in potential energy is independent of reference position. अगला, potential energy is due to configuration. Potential energy is due to configuration.
पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। मोशन के कारण तो कौन सी हो जाती है, काइनेटिक। ये किसके कारण, कॉन्फिगरेशन के कारण। समझ में आता है। अगला, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम। potential energy is defined for system of particles. Potential energy is defined for system of particles. Potential energy is defined for system of particles. समझ में आया। अगला लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ये लिखवा देना मैंने कि कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करता है, किसके लिए, सबसे पहला पॉइंट यही था। हाँ, अगला लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, work done by conservative force is independent of path. Work done by conservative force is independent of path. Depends only on, work done by conservative force is independent of path. Depends only on initial and final position. Depends only on initial and final positions. सही बात है। लास्ट, if ये लिख लो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। अगर एक्सटर्नल काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। याद रखो, जब भी एक्सटर्नल काम करेगा सिस्टम की एनर्जी, और सिस्टम खुद काम करेगा तो थक जाएगा, तो उसकी एनर्जी घटेगी। क्लियर है। अब ये सारी बातें हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें तो ग्रेविटेशन की थी, तो यहां पर इन सब बातों को करने का रीजन क्या है, कोई बता सकता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? क्या यहाँ भी चार्जेस के बीच की दूरियां कम ज्यादा होती रहती है? तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन बदलाव होता है, और यहाँ पर भी हम किस चीज की बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या कहते हैं, ईपीई। क्या कहते हैं बोलो। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डिराइव ईपीई। ओके, ध्यान से देखिएगा, ईपीई की डेरिवेशन काम की है, बोर्ड्स के लिए याद रहे। ठीक है, फिर अब कर दूं मैं, तो थोड़ी देर आप ध्यान से सुनेंगे, लिखना कुछ नहीं है, सीधे बैठ जाओ, सामने देखेंगे और बताते जाएंगे। ओके, मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए भाई, बोलो। यहां पर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज Q2 है। क्या ये दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे? मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, R1। कितनी है बोलो। आपको कहा गया कि आपको इस Q2 चार्ज को, किसको बोलो, Q2 चार्ज को कुछ दूरी पर इसे शिफ्ट करना है, और जहां लेके जाना है उस पॉइंट की दूरी आपसे कह दी गई कि कितनी है, R2। कितनी है बोलो। क्या ये इनिशियल पोजीशन हो गई या फाइनल? ये क्या हो गया बोलो, इनिशियल। ये क्या कहलाएगा? तो आपको कहां से कहां लेके जाना है, इनिशियल से फाइनल। बोलो क्लियर है। अब जरा सोचिए, क्या ये दोनों पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये रुकेगा या भागेगा? क्या इस पर सिस्टम अपना फोर्स लगाएगा? सिस्टम कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, बात एक ही है। तो क्या ये इधर जाएगा, नहीं जाएगा? पक्का क्लियर है। अगर ये यहाँ जाएगा तो बता कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा कि नहीं होगा? अगर कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा तो क्या सिस्टम कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, सिस्टम का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही डायरेक्शन में है? आवाज नहीं आ रही। एक ही डायरेक्शन में, सीधे बैठेंगे, एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में तो सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम थक जाएगा, तो क्या सिस्टम का वर्क डन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में जाएगा? लेकिन क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा? क्या ये धीरे धीरे जा रहा है, दौड़ के जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है, ये तो एक्सेलरेटेड है। तो क्या ये धीरे धीरे जाएगा, दौड़ के जाएगा? तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक दौड़ के गया तो इसने क्या गेन कर लिया, और पोटेंशियल एनर्जी भी बदली सिस्टम की। तो आप क्या कहोगे कि आपका वर्क डन कितने हिस्सों में गया? दो हिस्सों में। कुछ हिस्सा किस में गया?
और कुछ कुछ किस में गया। लेकिन क्या आप इस सिचुएशन में लिख सकते हो कि वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू? क्यों? क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। बोलो क्लियर है? अगर आप ऐसा चाहते हो तो क्या इसको रोकना पड़ेगा? क्या इसे बहुत धीमे धीमे चलाना पड़ेगा? इतना धीमे धीमे कि 1 साल में वहां तक पहुंचे, इतना धीमे धीमे। तो क्या करूं मैं ऐसा कि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए? क्या करूं मैं ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए? क्या इतना ही फोर्स अपोजिट लगाना चालू कर दूं? अगर इतना ही फोर्स अपोजिट लगाना चालू कर दिया तो फॉर इंस्टेंट ये रुक भी जाएगा। जरा सोचो, मेरी बात को समझना। इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन। पता बॉडी कहीं मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। लेकिन अब एक काम कर, इस वाले फोर्स को जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको तू थोड़ी देर के लिए 9.9 न्यूटन कर दे, 9.9। तो क्या अब इधर 0.1 ज्यादा लग गया? यार बोलो ना। जैसे इधर 0.1 ज्यादा लग गया, ये चलना चालू करेगा और इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली। क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई? जैसे ही मैंने काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही पार्टिकल ने क्या गेन करी? काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही अब इसको वापस 10 कर दो तो क्या नेट फोर्स जीरो? नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो रहेगी। अरे यार नहीं आया। आया क्या? ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लग रहा है इधर 10, इधर भी कितना लग रहा है? 10। ये रुका हुआ है, इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब तू इसे कर दे थोड़ी देर के लिए 9.9 न्यूटन, ये वाला। तो ये कितना है? 10। ये 9.9, कितना बचा? तो क्या ये 0.1 से इधर भागेगा? इसे 1 सेकंड के लिए चला दे तू तो क्या 1 सेकंड में कुछ कुछ वेलोसिटी तो गेन कर लेगा? v बराबर u प्लस एडी से निकाल लेगा। तो अब वेलोसिटी आ गई। जैसे वेलोसिटी आ गई तो वापस इसको क्या कर दे? 10। ये 10, ये भी 10। नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, लेकिन क्या वेलोसिटी जीरो? चलेगा। और अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। नहीं आया। तो उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों का मतलब समझाया? एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। क्या ये डायनेमिक में आएगा? तभी तो चल के जाएगा। लेकिन कैसे चलेगा? धीमे धीमे। कैसे चलेगा? नहीं आया। आया? तो ये हमें करना था यहाँ पे। तो इतना तो तय है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वर्क डन सिर्फ किसमें जाए? पोटेंशियल में। तो मुझे इसे धीमे धीमे चलाना होगा और उसका जुगाड़ मैंने कर लिया। मैंने एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया। बोलो क्लियर है? अब चलो वर्क डन निकालते। क्या निकालते हैं? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे सिस्टम भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? सिस्टम। चालू करें बेटा? पता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, एफ डॉट एस। अरे सही है, लेकिन ये फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल। क्या यहां फोर्स का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है? क्या दूरी सेम है कि बदल रही है? हर इंस्टेंट में बदल रही है। तो फोर्स सेम है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो क्या तू ये फॉर्मूला लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। याद है? अरे याद है? इंटीग्रेशन एफ डी एस, एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी आर, कुछ भी कहते। अरे बोलो। एफ डॉट डी आर को ओपन करेगा तो क्या लिखेगा? एफ डी आर कॉस थीटा। बोलो सही है? अच्छा, ये आर इनिशियल से आर फाइनल। आर इनिशियल क्या है? आर वन। आर फाइनल क्या है? नहीं आ रहा ना? अरे नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा, डी आर क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पूरे डिस्प्लेसमेंट का वर्क है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का। किसका है? बोलो। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का। तो चलो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराए तो सही। तो देख कैसे कराते हैं। पहले आप आर पे लेके जाओ और डी आर का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा दो। आर पे जाके डी आर। क्या ऐसा तू पहले भी वर्क के फॉर्मूले में कर चुका है? क्या तूने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है? क्या वहां पे वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन ऐसे निकालते थे कि आर पे जाके डी आर का डिस्प्लेसमेंट करा दो? वही तो मैं कर रहा हूं यार। सीधे बैठो, सोना नहीं है, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है। ठीक है, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना है। मैं देखता सब बैठा लेकिन बोलता नहीं हूं मैं। ठीक है, अगर मैं बोलने पे आ गया तो मैं तोड़ ताड़ दूंगा मोबाइल को भी, इंसान को भी, सबको। ठीक है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। मान जाया करो। ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो मैं समझा दूंगा। आएगा वो दिन भी आएगा। खैर,
तो आर पे जाके आप डी आर का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो, आर पे जाके डी आर का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का ही वर्क डन होता है ये, और फिर उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। चलो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, बोलो बोलो। ये आर दूरी पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फिर डी आर, और थीटा कितना होगा 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा कितना cos 0, तो क्या एफ डी आर बच गया, एफ का वैल्यू पुट कर दिया, लिमिट बोल R1 से क्या ये वर्क डन होगा, शाबाश। अब बता क्या चीज बाहर निकाल लूं, के Q1 Q2, अंदर क्या बच गया, डी आर बाय R1 से R2, बोलो सही है। अब 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर की पावर -2 dr हो जाएगा, आर की पावर -2 dr, सही है। इसे सॉल्व कैसे करेगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ऐसे तो होता है इंटीग्रेशन, नहीं आएगा, आ गया। बताइए क्या देगा, माइनस, वैल्यू पुट कर दूं क्या, तो चल बता तेरे पास फोर्स वर्क डन का वैल्यू कितना आया, वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू के Q1 Q2 -1 बाय आर, R1 से R2, सही है। अब एक काम कर, माइनस हटा दे और लिमिट को उल्टा कर दे, तो क्या देगा ये, 1 बाय R1 -1 बाय R2 आएगा। तो बता वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू क्या आया, के Q1 Q2 1 बाय R1 -1 बाय R2, सही बात है। अब बता यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या एक दूसरे के अपोजिट है, भाई एक्सटर्नल भी तो काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा है ना, ये भी जितना ये करेगा उतना ये करेगा, बस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बोलो क्लियर है। तो बता वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस को अंदर ले जा, के Q1 Q2 1 बाय R2 -1 बाय R1, बोलो सही है। मैंने थोड़ी देर पहले तुमको ये बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जब बाहर वाला काम करता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है कि घटती है, डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल क्या है 2, इनिशियल क्या है, तो तेरे पास क्या ये U2 - U1 का वैल्यू आ गया, बोलेंगे U2 - U1 कितना है, के Q1 Q2 1 बाय R2 -1 बाय R1, बोलो क्लियर है। So this is the equation of change in EPE. Change in what? EPE. Is it clear? ये अपने पास फॉर्मूला आया चेंज इन EPE का। अभी तक अपना काम पूरा नहीं हुआ, हमें तो क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी या चेंज। हमें हमारी हेडिंग क्या है, EPE या चेंज इन EPE, हमें तो EPE चाहिए। और अभी ये आया क्या है, इसे सुधार देते हैं और EPE बना देते हैं। चलो इक्वेशन बोलो क्या आई, U2, सबकी आवाज आनी चाहिए, U2 - U1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 1 बाय R2 -1 बाय R1, सही बात है, बोलो क्लियर है। चलो जी बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे U2 - U1 को U बनाना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को तो U ही कहोगे ना आप, U2 - U1 को U कैसे बनाया जाए, U2 - U1 को U बनाना है, तो कैसे बनाऊं मैं इसे U, इससे तो कितना कर दूं 0, और इसे U, तो U -0 क्या हो जाएगा, U नहीं आया। अरे यार किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए क्या रेफरेंस चाहिए होता है, तो रेफरेंस की खोज कर रहे हैं अपन, किसकी खोज कर रहे हैं, रेफरेंस। भाई मुझे U2 - U1 को अगर U बनाना है तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि U1 कितना है 0 और U2 कितना है U, तभी तो U बनेगा, ये नहीं आया। जहां एनर्जी 0 होती है क्या उसे रेफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफरेंस। और ग्रेविटेशन का रेफरेंस तो कहां होता है, ग्राउंड पे, लेकिन इलेक्ट्रो का रेफरेंस होता है इनफाइनाइट पे। कहां होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब चार्जेस के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या उनके बीच में फोर्स लगेगा, अरे चार्जेस के बीच की दूरी जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, फोर्स अगर नहीं लगेगा तो वहां पे एनर्जी कितनी है 0, वहां पे एनर्जी कितनी 0, नहीं आया, अरे नहीं आया। ग्रेविटेशन में भी यही करते थे तुम, याद करो जब तुमने एस्केप वेलोसिटी के सवाल किए होंगे
तो क्या इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं मानते थे क्या तुम? अरे बोलो ना यार, मानते थे? तो सिमिलर कहानी यहां पर भी है कि यहां पर भी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान सकते हो? जीरो। अरे बोलो क्यों जीरो? क्योंकि जब चार्जेस के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो गई तो उनके बीच में फोर्स, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी ही खत्म। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब है? जब कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे बोल। तो इसका मतलब U1 जीरो कहां माना जाएगा? जहां R1 कितना हो जाए? इनफाइनाइट। क्या ये रेफरेंस हो गया आपका? बोलो तो सही। अच्छा, और ये बोल दे R2 बराबर कितना? R। ऐसे बोल दे R2 बराबर R। अब ये सारा डाटा उठा के यहां रख दे, रख दे। बता क्या बनेगा? U माइनस जीरो के Q1 Q2 1 बाय R माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट। तो बता U बराबर कितना आया? के Q1 Q2 बाय R। सोच, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, बस वहां माइनस GM1 M2 बाय R होता है। माइनस तो क्यों? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ना वहां पे। यहाँ दोनों तरह के फोर्स हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे प्लस माइनस आता है, लेकिन फॉर्मूला क्या ऐसा सही आता है? क्या तुझे अभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि ग्रेविटेशन का ही रिवीजन चल रहा है एक तरह से? ये मैक्सिमम चीजें क्या बिल्कुल वही आई है? मैंने क्या कहा था? केप्लर्स लॉ को छोड़ दो, केप्लर्स लॉ को छोड़ दो, एस्केप वेलोसिटी वाला फंडा छोड़ दो, बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम ही है। पक्का? पोटेंशियल भी आएगा यहाँ पे, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था ना तुमने, बिल्कुल वो भी आएगा, और सेम ही फॉर्मूले आएंगे, तुम देखोगे अभी। ठीक है, खैर ये समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमें कहां से बनानी? यहां से। ये सारी रामायण जो थी ना, ये तो बोर्ड्स के हिसाब से, ये अब अपने काम नहीं आएगी, ये तो बोर्ड्स में काम आएगी। नीट में यहां से काम चालू होता है। ध्यान सुनना, क्या R1 तुम्हारी इनिशियल पोजीशन थी या फाइनल थी? इनिशियल। तो दिस इज व्हाट? इनिशियल। ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट? फाइनल। अच्छा, किसे चला रहा था? Q1 को या Q2 को? Q2 को। तो चलो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं? डेफिनेशन। इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 charge, in bringing Q2 charge from infinite to distance R, to distance R। चलो मैं और अच्छे समझाता हूं, ध्यान सुनना। मान लीजिए कि आपको चार्जेस का एक सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है? चार्जेस का एक सिस्टम। उस सिस्टम में आपको दो चार्ज चाहिए। कितने चार्ज चाहिए? दो। और उन्हें यहां और यहां लाके रखना है, ए और बी पे लाके रखना है। चालू करें। ए और बी पे लाके रखना है, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 8। अभी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब पहला चार्ज मुझे लाना है, कहां से लेकर आऊंगा? इनफाइनाइट। हमेशा चार्ज कहां से लाया जाता है? इनफाइनाइट। लेकर आए। चलो मैं इनफाइनाइट पे गया, चार्ज को उठा के लाया और यहां लाके मैंने रख दिया। उस चार्ज का नाम है Q1। पता पहले चार्ज को लाने में कितना काम किया? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि पहले चार्ज को जब तुम लेकर आए तो कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्शन लगाने वाला नहीं था। इमेजिन करो ना यार, जब तुम इसे लेकर आए तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन लगाने वाला मौजूद था क्या यहाँ पे? तो जब कोई अट्रैक्शन रिपल्शन ही नहीं, तो तुमने काम क्या किया? जीरो। नहीं आया। अब चल एक और चार्ज लेकर आना है मुझे, तो किसको लेकर आऊं? Q2 को। कहां से? कहां से? इनफाइनाइट से लेकर आए बेटा। जब मैं Q2 को इनफाइनाइट से लेकर आऊंगा तो सोच Q2 पर Q1 क्या लगाएगा? अट्रैक्शन है रिपल्शन? अट्रैक्शन है रिपल्शन। तो क्या वो खुद से आएगा क्या? क्या वो खुद से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, वो खुद से नहीं आ पाएगा। तो क्या उसे धक्का देना पड़ेगा? अरे बोलो। अगर मुझे उसे धक्का देकर लाना पड़ेगा तो मेरा फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। यार बोलो, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। मेरा वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। मतलब मैंने काम किया, मतलब मैंने काम किया। मैं काम कर रहा हूं तो मैं थक रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हो रही है। मेरी एनर्जी कम हो रही है तो क्या वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी? इसका मतलब जब मैं सक्सेसफुली Q2 चार्ज को ला के रख दूंगा, R दूरी तक लाके रख दूंगा, तो जितना मैंने काम किया वो काम इस सिस्टम में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होके कितनी वैल्यू देगा? के Q1 Q2 बाय R। और वही एनर्जी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। वंस अगेन, किसको लेकर आए? Q2 को। कौन लेकर आया? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेकर आया ना। अरे कौन लेकर आया? एक्सटर्नल लेकर आया। एक्सटर्नल ने उसे लाने में क्या किया? काम किया। क्या उसके काम से एक सिस्टम बना? जो सिस्टम बना, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुई, वही एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आप जब उसे लेकर आए तो क्या भगा के लेके आए या धीरे धीरे लेकर आए? क्यों धीरे धीरे? क्यों? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो पक्का? तो इसकी डेफिनेशन सुनो। इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इट इज द
in bringing Q2 charge, in bringing from where, with constant velocity, up to distance r, from where, Q1. In this process the system will be formed and the energy will get stored in the system in the form of EPE. nahi aaya? Once again, it is the work done. Once again, it is the by external, in bringing from where, with constant velocity up to distance from. This will get stored, this work will get stored in the form of EPE in the newly formed system. नहीं आया? वापस रिपीट करो. It is the work done by, in bringing from where, with up to distance from will get stored in the system in the form of EPE. नहीं आया? आया क्या? कौन से चार्ज को लाया? कहां से लाया? कौन लाया? एक्सटर्नल लाया. कौन लाया? एक्सटर्नल लाया. बोलो क्लियर है? कैसे लाया? स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. अरे बोलो, कहां तक लाया? आर डिस्टेंस. कहां से? क्या बना? सिस्टम. क्या बना? सिस्टम में क्या स्टोर हुआ? एनर्जी. और वही एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? भेजे में गया? समझ में आया? इसी को ईपी ही कहते हैं. इसी को क्या कहते हैं? अब जरा सोच, कोई मुझे कहता, बोले नहीं यार मुझे तो 2 चार्ज का सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे तो 3 का चाहिए. कितने का चाहिए? बना दे 3 का. कैसे बनाएंगे सोचो. तुझे ऐसे कहा कि ये ट्राइंगल है. क्या है? इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखना है. रख दे. चल लेकर आते हैं. कहां से लाओगे? पहला चार्ज लाने में कितना काम किया? 0. क्यों? कोई था ही नहीं. अरे बोल ना. फिर दूसरा लाऊं मैं? दूसरा लाके रख दिया. कितना काम किया? बोल कितना काम किया तूने? KQ² बाय. नहीं आया. अभी 2 आए. एक और लाना है. अरे एक और लाना है, लाके रख दे. एक और को लाने में अब मुझे इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ा और इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ा. इसके अगेंस्ट कितना काम किया? KQ² बाय. और अगले वाले के अगेंस्ट KQ² बाय. तो टोटल काम ये हो गया. नहीं आया. अरे नहीं आया. जब मैं एक के अगेंस्ट लाता हूं तो एक बार काम कर रहा, 2 के अगेंस्ट लाऊंगा तो 2 बार काम कर. अरे यार बोलो ना, डबल काम नहीं होगा क्या? दिस विल बी द वर्क डन. दिस विल बी द. जरा सोचिए हमें कितने पेयर बन रहे हैं? 3 ही पेयर की एनर्जी लिखी तूने? अरे नहीं लिखी क्या? इसका मतलब जितने पेयर उतनी एनर्जी लिखनी पड़ेगी. अरे जितने पेयर, इसका मतलब तुझे नंबर ऑफ पेयर निकालने आने चाहिए. और नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला पता है तेरे को? ग्रेविटेशन में भी आता था. नंबर ऑफ पेयर क्या होगा? n-1/2. 3 चार्जेस में कितने पेयर बनेंगे? 2 में. अरे 2 चार्ज कितने पेयर बनाएंगे? 1 पेयर का मतलब 2 ही होता है नालायक. 2 चार्ज 2 पेयर कैसे बना सकते हैं? इमेजिन कर रियल लाइफ में कि 2 लोग 2 पेयर बना सकते हैं क्या? एक ही तो पेयर बनेगा. अरे बोलो ना. 3 चार्ज कितने पेयर बनाएंगे? 3 4 कितने बनाएंगे? 6. देख कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6. बोलो क्लियर है? तो आप रख के सीधा यहां से फाइंड आउट क्यों नहीं कर लेते? बार बार ये क्यों करना? बोलो मानते हो? तो नंबर ऑफ पेयर निकालने का फॉर्मूला तेरे भेजे फिट हुआ. अच्छा अब बता, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर की स्केलर. ए यार मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा. अरे भगवान, इसकी यूनिट क्या होती है? सोलर. जूल होती है ना? जूली वाला जूल है ये. ओके, स्केलर होता है. यूनिट क्या होती है इसकी? जूल. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. अब ये नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, चलिए वो भी समझ लेते हैं. ओके स्टार्ट करें. ध्यान से सुनना, जगह नहीं है, यहां देख लेते हैं. ओके ये Q1 है, मुझे यहां एक चार्ज लाना है. ठीक है, Q2 को लेकर आऊं मैं. अगर सोच Q2 पॉजिटिव है, Q2 क्या है, तो क्या वो खुद से आएगा क्या?
उसमें तो रिपल्शन लग रहा है, क्या लग रहा है? तो वो खुद से आएगा या कोई लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? क्या धक्का मारना पड़ेगा? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन कैसा? अगर मैंने काम किया तो मैं थक गया, मेरी एनर्जी कम हो गई, लेकिन सिस्टम की तो बढ़ गई। अरे बोलो, मतलब जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव। मतलब चेंज एनर्जी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। बोलो, नहीं आया। अब दोनों चार्जेस को नेगेटिव ले लें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या खुद से आएगा या कोई लाएगा? लाएगा तो वर्क करेगा, थक जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी खुद की, लेकिन सिस्टम की तो बढ़ जाएगी। इसका मतलब दोनों नेगेटिव तब भी एनर्जी पॉजिटिव। यार बोलो। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान ली ये पॉजिटिव है और मैं नेगेटिव को यहां लेकर आना चाह रहा हूं, तो नेगेटिव क्या खुद से भाग कर आएगा? लेकिन क्या आपको भाग कर आने देना है? आपको पीछे पकड़ के खींचना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, वो तो जाना चाहता है ना, तुझे रोकना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? फिर तू धीरे 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 लेके जाएगा। बोल लेके जाएगा। अच्छा उस सिस्टम में, अच्छा उस पूरे प्रोसेस में तेरा काम तो नेगेटिव है, क्योंकि अपना फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो काम कैसा? नेगेटिव। अपना काम नेगेटिव, लेकिन सिस्टम का, सिस्टम ने काम किया इस बार। इस बार किसने काम किया? और अगर सिस्टम काम करता है तो वो थक जाता है, और थक जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। नहीं आया? इसका मतलब उस केस में डेल्टा यू नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है? तो इतनी रामायण करनी ही क्यों है बार बार? आप तो यहाँ पे चार्ज को विद साइन रख दो, आपके आंसर सही आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बोलो, रख के देखो। ये प्लस, ये प्लस, प्लस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस, सॉरी प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस आ गया। इसका मतलब इस फॉर्मूले में चार्ज विद साइन, Q1 एंड Q2 विद साइन। क्या तुझे पोटेंशियल एनर्जी की फील आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर है? छाप ले फटाफट। मैं सबसे लास्ट में लिखा दूंगा, पहले सारा लिख लो ये। चेक कर, नहीं होना ऐसा? फिजिक्स में फिजिक्स का आया ना, बस तो फिर। लेट एज्यूम के नीचे ब्रैकेट में रेफरेंस पोजीशन लिखा हुआ है, रेफरेंस पोजीशन। चार्ज को इनफाइनाइट से क्यों लाए? क्योंकि इनफाइनाइट हमारी रेफरेंस पोजीशन थी। सर एक्सटर्नल के एनर्जी को ही सिस्टम की एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। अरे एक्सटर्नल के पास कोई एनर्जी नहीं है, एक्सटर्नल तो बेचारा काम कर रहा है। सर नीट के लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है। यार ये कैसा सवाल पूछ लिया। अच्छा बता रहा है कि भाई नीट के लिए डेरिवेशंस कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट्स। बड़े नादान बच्चे हैं यार ऑनलाइन में तो, है ना? लास्ट क्वेश्चन में होल के एरिया पर नहीं करेगा, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है बेटा।
सर मेरे को कोटा आना है, टिकट कराऊं कोटा आने की? ट्रेन की कराऊं कि प्लेन की कराऊं कि बैलगाड़ी की करा दे? हाँ भाई, नोट कर लिया। अच्छा, टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है? हाँ यार, काफी कम स्ट्रेंथ है क्लास में, क्या बात है, घर पे पढ़ रहे हैं क्या? टॉप करेंगे क्या वो नीचे से? हाँ, एसआरजी की तैयारी करने लग गए होंगे वो, हाँ? कि अब हम एसआरजी में सिलेक्ट होंगे छुट्टी करके, ऐसा? आज जनसंख्या की कमी का कारण क्या है? सिस्टम। सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल। अनिकेत पूछ रहा है सर, बिना पढ़ाई किए नीट में कैसे पास होते हैं? यार इसे लेकर आओ यार एक बार यार, इसे लेकर आओ, इस आइटम को लेकर आओ यहाँ पे। इसका कच्चा बादाम यही कराएंगे अपन, लेकर आओ इसको। क्या? हाँ, इसको मतलब बिल्कुल सजा धजा के खड़ा करूंगा यहाँ मैं, लोगों का मनोरंजन होगा। ऑनलाइन में तो क्या, सिर्फ मेरा ही मनोरंजन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम सबका मनोरंजन हो। सबका साथ मित्रों, ये माँ बेटे की सरकार जीने नहीं देती, मोदी जी, हाँ। फटाफट नोट करो। नोट कर लिया? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। फैक्टोरियल? फैक्टोरियल की कहाँ जरूरत है? पता नहीं मुझे, मैंने नहीं देखा कभी। नंबर ऑफ पेयर तो ऐसे निकालते हैं, n - 1/2।
फैक्टोरियल तो बहुत लंबी सीक्वेंस होती है, उसकी तो जरूरत ही कहाँ है, फैक्टोरियल तो बहुत लंबा चलता है। एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, लंबा होता है वो तो। इनिशियल फाइनल, चार्ज को हम जहां से लाते हैं वो जगह इनिशियल है। कहाँ लिखा है ये इनिशियल इसके साथ? ये लाइन तो ऐसे ही है, ये तो हटा दें। इनिशियल इसके साथ चिपका दे, फाइनल इसके साथ चिपका दें। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम जब चीजें बनाते हैं तो रेफरेंस कहीं भी तो मानते हैं। अब एग्जामिनर चाहे से ना माने तो ना माने वहां पे रेफरेंस। हाँ, ऐसा भी आ सकता है कि मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट लेके जा रहा हूँ, बी को इनिशियल मानो और सी क्या हो जाएगा, फाइनल। ठीक है, फिर वो आपको वहां की एनर्जी दे देगा। भाई ये रियलिटी में क्या है, ये यू थोड़ी ही है। अरे ये यू थोड़ी ही है, ये यू माइनस जीरो है। क्या है ये, यू माइनस जीरो। आर यू गेटिंग मी? याद रखो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं है, हमेशा क्या होता है, चेंज। तो ये कभी मत बोलो कि यहाँ पे यू माइनस जीरो है। अब अपन ने रेफरेंस इन्फाइनाइट में माना और इन्फाइनाइट पे एनर्जी कितनी मान ली, जीरो। एग्जामिनर का मूड बदल जाए, वो बोलते नहीं इन्फाइनाइट पे तो एनर्जी 10 है। कितनी है, 10, तो ये यू माइनस जीरो थोड़े रहेगा, फिर ये यू माइनस 10 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो फिर यू निकालने के लिए 10 को इधर लाके जोड़ोगे आप। अरे आया? तो याद रखो कि ये जरूरी नहीं कि इन्फाइनाइट पे हमेशा ही एग्जामिनर जीरो माने, नहीं मानेगा, वो बदल भी सकता है। ठीक है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, धोखेबाज है वो, उसके चक्कर में ना पड़े। बेवफा, एग्जामिनर बेवफा है। क्या? हाँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ना, लिखाओ डेफिनेशन। यूनिट जूल के नीचे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ऑनलाइन भी एसआरजी है? नहीं बेटा, ऑनलाइन एसआरजी नहीं, आई थिंक। ओके, लिखो डेफिनेशन, लिखो। इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, definition, it is the work done by external, it is the work done by external it is the work done by external in bringing, it is the work done by external in bringing कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज। हाँ, क्या लिखा है मैंने, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज from infinite, in bringing Q2 charge from infinite with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity up to distance r, up to distance r, up to distance r from Q1, up to distance r from Q1. It is the work done by external in bringing Q2 charge from infinite with constant velocity up to distance r from Q1 will get stored, and it will get stored, and it will get stored, it will get stored in the form of, it will get stored in the form of potential energy, it will get stored in the form of potential energy in the newly formed system, it will get stored in the form of potential energy in the newly formed system. सही बात है, बोलो।
आगे बढ़े, ये तो थ्योरी हो गई इसकी। फॉर्मूला लिख लिया ना तुमने, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय। देखिए बेटा समझो इस बात को कि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। अभी तक आपने फोर्स पढ़ा, फील्ड पढ़ा, वो वेक्टर थे, तो उनके फॉर्मूले में हम चार्ज को हमेशा विदाउट साइन रखते थे। अब ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये सब क्या है, स्केलर, तो इनके फॉर्मूले में आप चार्ज हमेशा कैसे रखोगे, विद साइन, तभी आपके आंसर प्रॉपर आएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी चलेगा वो विद साइन वाले ही है। ओके, जब नहीं होगी जरूरत तो मैं बता दूंगा, बाकी अदरवाइज तो विद साइन ही चलेगा। इज इट क्लियर? चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं। फाइंड ईपीई ऑफ द गिवन सिस्टम। Find EPE of the given system. Find EPE of the given system. पेयर बनाते जाओ, एनर्जी लिखते जाओ। ठीक है, ऐसे ग्रेविटेशन में भी तो इतने सवाल, पोटेंशियल एनर्जी के, बस वही है, लल्लू लल्लू सवाल फटाफट करते जाओ। पहले वाले का आंसर, कितने पेयर बनेंगे, 3, 1 2 3, हर पेयर की लंबाई a, तो आंसर बोलो 3k² बाय a। इसमें तो डाउट नहीं है। यहाँ पे कितने चार्जेस है, 4 चार्ज है, कितने 4 पेयर, कितने 6 पेयर में से a डिस्टेंस वाले कितने, a डिस्टेंस वाले कितने 4, और √2a वाले कितने, पक्का, और चार्जेस बाकी तो सारे बराबर बराबर ही है, यही होंगे √2a वाले। तो बता एनर्जी बोल, यू सिस्टम बोल, 4k² बाय a प्लस k² बाय √2a इंटू 2, यही आ रहा है आंसर, बोलो
कितने लोग के आंसर मैच करें? फर्स्ट कितने लोग का हो गया? सेकंड, बाकी भी करो फटाफट। ठीक है, ये तो रब कर दूं क्या? फर्स्ट वाला तो कर दूं रब। वन चार्ज, विद वन चार्ज। हेक्सागन वाला हो गया क्या? ये वाला रब कर दूं, स्क्वायर वाला? पेयर कितने बनेंगे? 6 5 3, हाँ 15। 15 पेयर में सारे तो ए डिस्टेंस वाले होने से गए। तो ये पता लगाओ कि ए वाले कितने हैं, बाकी और डिस्टेंसेस के कितने कितने हैं। करो करो करो। इसका आंसर अभी आएगा, तो कर ले, सारे कर ले। क्यू वाला कर लिया, कर उसे कर। देखो भाई, हेक्सागन वाला नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, तो क्या लिखोगे? 6 इंटू 5/2, 30/2, 15 पेयर हो गए। अब सारे के सारे पेयर एक ही लंबाई के नहीं होंगे। ए वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। बोलो क्लियर है? तो ए डिस्टेंस वाले कितने बने? 6 पेयर बन गए, पक्का? अब जरा ये वाला देखना, ये लंबाई कितनी होती है? √3 है, होती ना? तो ये लंबाई होती है √3 है। तो ये भी कितना है? √3, √3, √3, √3, √3। कितने पेयर हो गए? 6। अरे हो गए। तो √3 वाले कितने? 6। ये डिस्टेंस √3 होती है ना, इसमें तो डाउट नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं ये तो √3 के कितने? 6। अब टोटल चाहिए कितने? 15। 15 में से 12 तो गए, अब बचे कितने? 3। तो 3 पेयर किसके होंगे? 2a डिस्टेंस के। 2a भी तो होता है ना इसमें, तो 2a डिस्टेंस के कितने हो जाएंगे? 3। पक्का? और तो कोई नहीं बचा ना? चलो अब लिख दो, एनर्जी लिख दो। तो यू सिस्टम बोलो भाई कितना? बोलो 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 बोलो। 6 KQ² बाय A प्लस 6
के क्यू स्क्वायर बाय √3a प्लस 3 KQ² बाय 2a। दिस इज द आंसर। आया? अरे कुछ आया कि नहीं आया? अब करते हैं क्यूब। क्यूब में टोटल चार्ज कितने हैं? 8। अरे कितने हैं? तो नंबर ऑफ पेयर निकालते सबसे पहले। नंबर ऑफ पेयर 8 × 7/2 28 पेयर होंगे। बोलो। अब क्या 28 के 28 पेयर एक ही डिस्टेंस गए यहां? नो। पहले तो बता ए लंबाई वाले कितने होंगे? इसकी एज की लंबाई कितनी है? ए। और क्यूब में एज कितनी होती है? 8 या 12? मुझे भी याद नहीं रही, 12 या 8? 12। अरे एज कितनी होती है यार? नहीं आती क्या तेरे को? 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 फिर 9 10 11 12, इन सबकी लंबाई कितनी है? ए। तो 12 पेयर ए लंबाई वाले हो गए। अरे हो गए क्या? तो ए डिस्टेंस के 12 पेयर हो गए। कितने पेयर हो गए? 12। अब ए के अलावा एक और डिस्टेंस होती है फेस डायगोनल। अरे क्या फेस डायगोनल नहीं होता क्या यहाँ पे? होता है क्या? इसे कहते हैं फेस डायगोनल। एक फेज में कितने डायगोनल? 2। एक फेज में कितने डायगोनल? 2। और कितने फेज? 6। तो टोटल 12। तो ये लंबाई कितनी होती है? √2a। तो √2a डिस्टेंस के कितने बनेंगे? कितने? तो 12 पेयर इसके बन गए। टोटल हो चाहिए कितने? 28। लग कितने गए? 24। बचे कितने? 4 पेयर किसके लगा दे? √3a के। बॉडी डायगोनल √3a डिस्टेंस के कितने हो जाएंगे? 4। ये होगा ना देख √3a, ये लंबाई क्या ये होती है √3a? बहुत बढ़िया। तो एनर्जी लिख सिस्टम की। यू सिस्टम बोल क्या लिखूं मैं? 12 KQ² बाय a प्लस 12 KQ² बाय √2a प्लस 4 KQ² बाय √3a। अभी भी नहीं आना? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये तो हो गया। इसमें यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। यहां तक नंबर ऑफ, अच्छा ये सवाल इसलिए इतना आसानी से हो पा रहा है क्योंकि सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं। समझो इस बात की अहमियत को, समझो आप। अगर सारे चार्ज आइडेंटिकल नहीं होते तो क्या हो पाता क्या तुमसे सवाल? फिर करते रहते काउंट। 28 पैर काउंट करने में सुबह से शाम हो जाती है बेटा, दिखते नहीं पैर वो सारे सारे। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब लास्ट वाला क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद वन चार्ज। इसको ऐसे बोल सकता है कि एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज। क्यू चार्ज की कितनी एनर्जी है बताओ? टोटल 8 में से किसी एक चार्ज की एनर्जी बता दो, वो इसका आंसर है। बताएं? देखो कैसे करेंगे। जब ये सवाल आ जाए इसका मतलब है कि वो आपसे किसी एक चार्ज की एनर्जी पूछ रहा है। अब किसी एक चार्ज की एनर्जी सुनने में तो लगता है बोले सर आपने कहा था सिस्टम की होती है एनर्जी, इंडिविजुअल बॉडी की नहीं होती है, तो यहां कैसे आंसर दें? तो आप जरा ये सोचिए, क्या ये चार्ज बाकी के चार्जेस के साथ पेयर नहीं बना रहा गया? तो इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है या नहीं है? तो आपको एक चार्ज की एनर्जी निकालनी है, तो पहले तो आप ये निकालो कि वो एक चार्ज कितने पेयर बना रहा है। बताओ ये कितने पेयर बना रहा है? बढ़ती जा रही तुम्हारी गिनती। एक चार्ज कितने पेयर बना रहा है? 7। ऑब्वियसली 7 ही तो बनाएगा यार। टोटल 8 है तो कोई एक बाकी बच्चे हुए के साथ तो पेयर बनाएगा, खुद के साथ थोड़े बना लेगा, बाकी बच्चों के साथ बनाएगा ना। तो उसके अलावा और बचे कितने? 7। तो 7 ही पेयर बनेंगे। नहीं आया? तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां सॉल्व कर दूं मैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पेयर ऑफ एनी वन चार्ज तो बताओ उसने कितने पेयर बनाए? किसी एक ने 7 पेयर बनाए। लेकिन क्या सातों के सातों पेयर एक ही लंबाई के होंगे क्या? सबकी लंबाई अलग अलग होगी। अरे बोलो मानते हो? बता इस चार्ज ने ए लंबाई वाले कितने पेयर बनाए? ए लंबाई वाले एक तो ये रहा, 1 2 3, और नहीं बनाए हैं? अरे बोलो ना यार।
तो ए लंबाई वाले, ए डिस्टेंस वाले कितने पेयर? 3 पेयर। बोलो मानते हो इस बात को? अच्छा अच्छा, √3a का भी एक ही बनाया। ये रहा सारा दिख रहा है तेरे को, और तो नहीं बनेगा ना बॉडी डायगोनल। तो √3a का कितना? एक। √3a डिस्टेंस का एक पेयर बनाया। अब टोटल चाहिए कितने? 7। लग गए कितने? बचे कितने? 3। तो 3 पेयर किसके? √2a के। √2a डिस्टेंस के कितने? 3 पेयर। अब वो 3 पेयर तुम चाहो तो ढूंढ लो, यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें। एक तो ये दिख ही रहा है ना, देख। अरे एक्चुअली इस कॉर्नर पे कितने फेस आगे मिल रहे हैं? इस कॉर्नर पर कितने फेज हैं? 3। तो 3 फेज, तो 3 फेज डायगोनल हो गए उनके। एक ये रहा, एक ये जा रहा। अरे जा रहा है एक ये वाला, और एक ये जा रहा। अरे जा रहा है। तो टोटल कितने फेज डायगोनल है? 3। तो 3 पेयर तो √2a के, 3 पेयर ए के, और एक पेयर √3a का। अब एनर्जी लिख सकता है? दैट्स इट, बस एनर्जी लिख दे। पता है एनर्जी? बोल क्या लिखो उसकी। यू क्यू, बोलो यू क्यू कितना लिखोगे आप? 3kq² बाय ए प्लस 3kq² बाय √2a प्लस kq² बाय √3a। नहीं आया ना तेरे को? अरे आ गया। ऐसे करते हैं सॉल्व। अगले लेक्चर में हम इसमें और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल 20 से 23, एग्जाम्पल 20 से 23, बातें नहीं। एग्जाम्पल 20 से 23, 25, 25, बिगनर बॉक्स 5, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 1, 3, 5, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, 73, 74, 77, 73, 74, 77, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, 13, 13, 1, 3। ये 13 रहने दो, छोड़ो 13 छोड़ो, 13 मत करो। 23, 23, then exercise 3, exercise 3, question number 12, 13, 12, 13, 16, 12, 13, 16। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। MER और बैच के स्टूडेंट्स ध्यान दें। फॉर्म नंबर वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर लिस्ट जो नोटिस बोर्ड पर लगी थी, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के नंबर मिसिंग है। वो स्टूडेंट्स क्लास काउंटर पे आए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग टैली करें।
2125 4124 फॉर्म नंबर जिस किसी स्टूडेंट्स का है क्लास काउंट पे आए 2125 4124 बैठिए, चल रहा है ये तो।